स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प बात करने वाले हैं। एक कॉलेज की तीसरी मंजिल पर बंद पड़ी लाइब्रेरी कैसे वो एक खौफ का मास्टर क्लास बन जाती है। चलिए इस कहानी के जरिए डर के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ फियर को गहराई से डीकोड करते हैं। कभी सोचा है कि एक खुला दरवाजा हमें उतना नहीं डराता जितना कि एक बंद दरवाजा? मतलब बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जो सीधा दिमाग से खेलता है? आज हम ठीक उन्हीं साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का पर्दाफाश करेंगे जो इंसानी दिमाग को डर के आगे इतना बेबस बना देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, डर की विरासत। इस कहानी की शुरुआत कॉलेज के सीनियर्स की उन अजीब चेतावनियों से होती हैं जो सालों से कैंपस में गूंज रही थीं। गौर करने वाली बात यह है कि किसी को भी उस तीसरी मंजिल की लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं थी। कोई लॉजिकल कारण नहीं, कोई नोटिस बोर्ड नहीं, बस एक खौफ था जो हर साल एक बैच से दूसरे बैच को चुपचाप सौंप दिया जाता था। ये कोई आम अफवाह नहीं थी, बल्कि खौफ का एक अनकहा सा नियम बन चुका था। अब देखिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी सच में कमाल की है। इसे कहते हैं डर की सोशल कंडीशनिंग। होता क्या है कि जब दिमाग को किसी खतरे के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं मिलती, तो वो उस खाली जगह को अपनी ही डरावनी कल्पनाओं और बुरे सपनों से भर लेता है। और यही वजह है कि ये अनजानापन और बिना तर्क वाले नियम किसी भी असली खतरे से कहीं ज्यादा बड़ा मनोवैज्ञानिक आतंक पैदा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, अज्ञात का मनोविज्ञान। अब जब डर का माहौल होता है ना, तो हर किसी का रिएक्शन एक जैसा नहीं होता। चलिए देखते हैं कि आम छात्रों और हमारे मेन कैरेक्टर अभय की सोच में क्या बुनियादी फर्क था। एक तरफ तो बाकी सारे स्टूडेंट्स थे जो बस अफवाहों को सच मानकर एकदम अंधी दहशत में जी रहे थे। लड़कियां खौफ के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़े रहती थीं, यहां तक कि अभय के दोस्त भी बुरी तरह डरे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ था अभय। वो एकदम शांत था। उसकी आंखों में खौफ नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी। वो बस आंख मूंदकर डरने वालों में से नहीं था, बल्कि वो ये समझना चाहता था कि अगर वहां सच में कुछ है तो किसी ने सच जानने की कोशिश आखिर क्यों नहीं की। और अभय की इस निडरता का एक बहुत मजबूत आधार था। उसके दादाजी, जो गांव के एक जाने-माने तांत्रिक थे, उन्होंने उसे एक बहुत गहरी बात सिखाई थी कि डरने से पहले समझना जरूरी है। ये जो लॉजिक है ना, और ये जो क्यों जानने की इच्छा है, ये असल में सामूहिक दहशत के खिलाफ एक बहुत ही तगड़ी साइकोलॉजिकल ढाल का काम करती है। खैर, अब आते हैं कहानी के तीसरे और सबसे थ्रिलिंग हिस्से पर, तकनीक से डर की पुष्टि करना। जब अभय, उसके दोस्त और डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता रात के अंधेरे में उस लाइब्रेरी का सच तलाशने निकलते हैं, तो खौफ का लेवल एकदम से आसमान छूने लगता है। सालों बाद जब वो बंद दरवाजा खुलता है, तो सामना होता है कुछ बहुत ही अजीब चीजों से। सोचिए, सड़ी हुई किताबों की वो गंध, हवा में अचानक महसूस होने वाली नमी, अचानक गिरता हुआ तापमान, टिमटिमाती ट्यूबलाइट्स और अंधेरे में वो अजीब सी फुसफुसाहट। ये सब क्या है? ये हमारे अंदर छिपे आदिम डर यानी प्राइमल फियर के सीधे सीधे सेंसरी ट्रिगर्स हैं। ये चीजें हमारे तार्किक दिमाग को तो पूरी तरह से बाईपास कर देती हैं और सीधे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को जगा देती हैं। और फिर अचानक जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। रोहन के फोन की बैटरी जो 20% पर थी, वो सीधा 0 पर आ गिरती है, एकदम डेड। और ईएमएफ मीटर पागलों की तरह टिक टिक करने लगता है। अब सोचिए, जब साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह के सुपरनैचुरल दावों और एनर्जी ड्रेन को कंफर्म करने लगें, तो इंसान की मनोवैज्ञानिक दहशत अपनी चरम सीमा पर तो पहुंचेगी ही ना। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, दहशत का संक्रमण। दरवाजे के खुलने के बाद घटनाओं ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी, वो ये साबित करता है कि डर बिल्कुल किसी वायरस की तरह बर्ताव करता है। ये दहशत के बढ़ने का एक पूरा साइकोलॉजिकल साइकिल है। देखिए, पहली रात ईएमएफ मीटर में स्पाइक्स आते हैं और लाइटें खराब होती हैं। दूसरी रात किताबें अपने आप शेल्फ से गिरने लगती हैं और भारी एनर्जी ड्रेन होता है। तीसरी रात तक माहौल इतना आक्रामक हो जाता है कि सब कुछ जमने लगता है। और दूसरे हफ्ते तक आते आते ये खौफ लाइब्रेरी की दीवारों को पार करके पूरे कैंपस में ऐसे फैलता है कि प्रिंसिपल के पास शिकायतों का अंबार लग जाता है। साइकोलॉजी में इस कंसेप्ट को इमोशनल कंटेजियन यानी भावनाओं का संक्रमण कहा जाता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि उस अदृश्य साये को हर किसी पर हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो साइकोलॉजिकल आतंक अपने आप पूरे कैंपस में फैल गया। इसी सामूहिक दहशत का नतीजा था कि स्टूडेंट्स को क्लासरूम और हॉस्टल की खिड़कियों में परछाइयां दिखने लगीं और वॉशरूम से रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। तो अब आते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से पर, समझ की डर पर जीत।
कहानी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां इस पूरे खौफनाक माहौल को शांत करने के लिए तांत्रिक सत्यदेव बाबा की एंट्री होती है। देखिए, जब इंसान किसी ऐसे साइकोलॉजिकल उथल-पुथल में फंसता है जिसे वो समझ नहीं पाता, तो वो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीकों और अनुष्ठानों का सहारा लेता है। यहाँ भी प्रोसेस एकदम क्लियर था। स्टेप 1, बाबा ने नमक की रेखाओं और मोमबत्तियों से उस जगह को सिक्योर किया। स्टेप 2, डॉक्टर सिद्धार्थ ने ईएमएफ मीटर के जरिए एक साइंटिफिक बेसलाइन सेट की। और स्टेप 3, डिजिटल रिकॉर्डर्स का इस्तेमाल करके सीधा संपर्क साधने की कोशिश की गई। और तभी एक 20 साल पुराना रूह कंपा देने वाला सच बाहर आता है। उस रिकॉर्डर में एक बहुत ही टूटी हुई और दर्द से भरी आवाज गूंजती है। मुझे यहां बांध दिया गया था। सबने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन ये मेरी हत्या थी। बस यही वो एक पल है जो उस खौफनाक भूत वाले परसेप्शन को चकनाचूर कर देता है और हमारे सामने एक ऐसा बेबस इंसान ला खड़ा करता है जो खुद एक बहुत भयानक अन्याय का शिकार हुआ था। रात ठीक 2:30 बजे लाइब्रेरी के बीचों बीच जो अंतिम संस्कार और हवन हुआ, उसने सिर्फ एक आत्मा को ही आज़ाद नहीं किया, बल्कि मनोवैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो उसने एक कैथारसिस का काम किया। उस एक पुराने अन्याय को ठीक करते ही वो सारा डर, वो सारा तनाव हमेशा के लिए खत्म हो गया। सीधा सा लॉजिक है, जब अज्ञात चीजें ज्ञात हो जाती हैं, जब सच सामने आ जाता है ना, तो डर अपने आप वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनर के खत्म होने पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हम सच में भूतों और आत्माओं से डरते हैं, या फिर हम उन अनसुलझे सच, उस दर्द और उन अन्यायों से डरते हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं? इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो यकीनन काफी लंबे समय तक हमारे जहन में बना रहेगा।